नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो आने वाले जो भी आपके एग्जाम हैं उन सभी में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का है, चाहे वो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का हो, या फिर जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 145 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं, इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल द डॉक्ट्रिन ऑफ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज फाइनलाइज्ड। तो बोलते हैं कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के महायान स्वरूप का सिद्धांत निश्चित हुआ था। तो देखिए, एक बौद्ध संगीति ऐसी हुई जिसमें बौद्ध धर्म का जो महायान स्वरूप है उसका सिद्धांत जो था वो निश्चित किया गया था। तो ये कौन सी संगीति थी बौद्ध धर्म की? ये थी चौथे नंबर की संगीति। फोर्थ ऑप्शन डी, चतुर्थ जो है वो सही आंसर है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो बौद्ध संगीतियां हैं वो 4 हुई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी। इनके बारे में जनरली जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर हुई है। तो पहली बौद्ध संगीति जो था वो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। राजगृह में भी, इसको सप्तपर्णी गुफा और राजगृह एक ही बात है। और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति जो था वो कुंडल वन में हुई थी। ये चौथी बौद्ध संगीति थी, इसमें बौद्ध संघ का जो हीनयान एवं महायान था, इन दोनों जो संप्रदाय थे इनमें विभाजन भी जो था वो एक तरह से हो गया था। अगर आपको हीनयान और महायान के बारे में जानकारी नहीं है तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखो, हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म के ही दो अलग अलग संप्रदाय है। तो हीनयान जो है, हीनयान और महायान, इनमें फ़र्क क्या है? हीनयान के जो अनुयायी हैं वो मानते हैं कि बुद्ध एक महापुरुष थे और महायान में मानते हैं कि बुद्ध एक देवता थे। हीनयान में जो है वो मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते, और दूसरी ओर महायान की बात करें तो मूर्ति पूजा का विधान यहाँ पर होता है, मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा जो है मानी जाती है। यहाँ पर साहित्य, इसका जो साहित्य है वो पाली है हीनयान का, और महायान की जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है, ये कहा जाता है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, परंतु कुछ मेन मैंने आपको बता दिए, ये आप ध्यान रखिए। और चौथी बौद्ध संगीति थी जिसमें ये हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। और ये कहाँ कहाँ पर हुई थी बौद्ध संगीतियाँ, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 क्वेश्चन में बोलते हैं, पृथ्वीराज राव बुक वॉज रिटन बाय। तो बोलते हैं पृथ्वीराज रासो, ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी चंद बरदाई के द्वारा। चंद बरदाई ऑप्शन ए सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो बुक जो था वो चंद बरसाई के द्वारा लिखी गई थी। चंद बरदाई ने इस किताब को लिखा। यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट राइटर दिए गए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो चंद बरदाई के द्वारा किताब लिखी गई थी, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके जो था वो कोर्ट पोइट हुआ करते थे, किसके कार्यकाल के दौरान ये कवि हुआ करते थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। और इनके द्वारा ये जो लिखी गई थी, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी ओरिजिनली? तो ये लिखी गई थी ब्रिज भाषा में। ब्रिज भाषा में जो था ये लिखी गई थी, और पृथ्वीराज चौहान के ये कोर्ट पोइट हुआ करते थे। इनके बारे में इतनी जानकारी अगर आपको पता है तो काफ़ी है। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर उतबी दिया गया है, यहाँ पर अलबरूनी दिया गया है, यहाँ पर फिरदौसी दिया गया है। तो उतबी, अलबरूनी और फिरदौसी ये भी विद्वान रहे हैं, और ये किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो विद्वान हुआ करते थे? तो आपने ध्यान रखना है कि ये विद्वान हुआ करते थे महमूद गजनबी के कार्यकाल के दौरान। और महमूद गजनबी के कार्यकाल के दौरान ये होते थे, एक पेपर हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने क्या जाना था कि अलबरूनी के द्वारा भी एक ग्रंथ या फिर एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम है किताब उल हिंद। इसमें जो था वो इसने भारत के बारे में, जब ये भारत आया था तो इसके बारे में इसने मेंशन किया हुआ है, ये आप जानिए। फिरदौसी और उतबी भी जो था वो उसी तरह विद्वान रहे हैं, और उतबी के द्वारा भी एक ग्रंथ की रचना की गई है जिसका नाम है तारीखे यामिनी। तारीखे यामिनी की रचना किसने की है? उतबी ने की है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी पता होना चाहिए। और फिरदौसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसने शाहनामा की रचना जो था वो की थी। शाहनामा, ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। बोलते हैं यहाँ पर 147 क्वेश्चन में, विच दिल्ली सल्तन एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो ब्लड एंड आयरन, लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये तो हमने बहुत बार अपनी वीडियोस में जाना है। तो ये लोह और रक्त की नीति जो था वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी, क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन ए सही आंसर है, बलबन के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। बलबन के द्वारा लोह एवं रक्त की नीति अपनाई गई। बलबन जो था वो असल में इल्तुतमिश का ही दास हुआ करता था। ये
इलवरी तुर्क था। और इसके बारे में आप ये भी जानिए कि जो इल्तुतमिश ने एक चालीसा दल का स्थापना की थी, तो बलबन जैसे ही आया इसने चालीसा दल का दमन जो था वो कर दिया था। और बलबन के कार्यकाल के दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। इसने नौरोज प्रथा भी जो था वो आरंभ करवाई थी, ये कहा जाता है। और इसने चालीसा दल को जो था वो समाप्त कर दिया था, ये पता चला। अच्छा, बलबन ने किसको सक्सीड किया था, मतलब बलबन से पहले कौन शासक हुआ करता था? तो बलबन से पहले नसीरुद्दीन महमूद जो था वो शासक हुआ करता था। इसके बाद बना था बलबन शासक, ये पता होना चाहिए। और जब बलबन की देहांत हो गया, तो बलबन के देहांत के बाद बोलते हैं कि बंगाल का जो इंडिपेंडेंट रूलर बना था वो कौन बना था? तो वो बना था नसीरुद्दीन बुगरा खान। नसीरुद्दीन बुगरा खान इसका नाम था। और बलबन जब शासक होता था, तो बलबन के शासन जब बलबन करता था, तो उस दौरान बंगाल का गवर्नर कौन होता था? बंगाल का गवर्नर उस टाइम जो था वो तुगरील बेग होता था। तुगरील बेग का नाम भी ध्यान रखना। ये सारे के सारे थोड़े से टफ क्वेश्चन ज़रूर हैं, परंतु इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे ही अगला साम्राज्य, अगला वंश कोई आया, तो वो खिलजी वंश जो था वो आया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा जो था वो की गई थी। बलबन हो गया, इल्तुतमिश हो गया, ये एक ही वंश के थे। उसके बाद अगले वंश आते रहे। ये तुगलक वंश जो था वो अलग था। अलाउद्दीन जो खिलजी जो थे वो खिलजी वंश से संबंध रखते थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो था वो तुगलक वंश की जो था वो स्थापना की गई थी। और आपने खिलजी वंश के बारे में तो जान ही लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 147 के बाद 148 क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलते हैं हु वॉज द फादर ऑफ संभाजी। तो बोलते हैं संभाजी के पिता कौन थे? देखो, संभाजी के पिता की अगर हम बात करते हैं कि इनके पिता कौन थे, तो ऑप्शन बी शिवाजी। शिवाजी जो था वो संभाजी के पिता थे। और शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोंसले, ये ध्यान रखना है। शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो जीजाबाई इनकी माता का नाम था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सिबनेर के किले में जो था वो इनका जन्म हुआ था। शिवाजी के बारे में पुरंदर की संधि इंपॉर्टेंट है, 1665 में जो था ये संधि हुई थी। इसके अलावा शिवाजी जो मुगल नहीं, जो मराठा शासक थे, मराठा शासकों में जो था वो अष्टप्रधान की नीति थी। अष्टप्रधान में 8 मंत्री आते थे। लास्ट टाइम हमने इनके बारे में पढ़ रखा है। और हिस्ट्री और HPG के इनके सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ओरिजिनली मिल जाएंगी, वहाँ से आप और भी वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी ऑल एग्ज़ाम हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। शिवाजी के बारे में जान लिए, संभाजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, संभाजी के बारे में जानिए कि संभाजी जो था ये शिवाजी के पुत्र थे। शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी जो था वो छत्रपति बनने में जो था वो सफल हुए थे। इन्होंने अपना सलाहकार किसको बनाया था? इनके एक मित्र थे जिनका नाम था कवि कलश। इनको जो कवि कलश जो था वो इनका नाम था, तो इनको इन्होंने अपना सलाहकार जो था वो बनाया था। और आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो था वो औरंगजेब का नाम आपने सुना है। औरंगजेब का एक पुत्र था जिसने विद्रोह किया हुआ था औरंगजेब के खिलाफ, जिसका नाम था शहजादा अकबर। तो शहजादा अकबर को इन्होंने जो था वो अपने यहाँ संरक्षण दिया था संभाजी ने। और औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने एक अभियान भी जो था वो किया था। परिणाम स्वरूप 1689 में भीमा नदी के किनारे जो था वो इनकी हत्या जो था वो कर दी गई थी संभाजी की। ये ध्यान रखना है सारा संभाजी के बारे में। शिवाजी के बारे में तो आपने जान ही लिया। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द इनफेमस कॉम्युनल अवार्ड इन 1932। तो बोलते हैं किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में घृणित सामुदायिक पंचायत घोषित किया? देखो, ये जो कॉम्युनल अवार्ड था ये 1932 में घोषित किया गया। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखिए। अब बोलते हैं उस टाइम ये कौन सा ब्रिटिश जो था प्राइम मिनिस्टर था? तो ये था रैमसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन सी जो है वो 149 का सही आंसर है। रैमसे मैकडोनाल्ड जो था ये उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था ब्रिटेन का, जिसने 1932 में कॉम्युनल अवार्ड जो था वो घोषित किया था। यहाँ से और भी चीज़ें जानिए कि 1932 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। जी हाँ, हुआ था, दिल्ली में ये सेशन हुआ था। और अमृत रणछोड़दास सेठ जो था वो इसके अध्यक्ष बने थे। इनका नाम आपने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि बहुत कम क्या पूछा ही नहीं गया होगा अभी तक एग्जाम में। अगर पूछा जाए तो पता होना चाहिए। देखो, भारत में आपको पता है कि अल्पसंख्यकों की समस्या चली हुई थी कि सभी अपना राइट मांग रहे थे। तो भारतीय अल्पसंख्यकों की जो समस्या थी इसका समझौता जो था वो नहीं हो पा रहा था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने 1932 में जो था वो कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा जो था वो कर दी थी। सांप्रदायिक निर्णय अंग्रेजों की नीति थी ये एक कि आप कहिए फूट डालो और राज करो, कि फूट इन लोगों के बीच में डाल दो और
अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो हम इंडिया पर जो है वो राज करते रहेंगे। ये नीति को अपना कर ये चलते थे। महात्मा गांधी ने इसका विरोध भी जो था वो किया था और अपनी मांगे मनवाने के लिए गांधी जी ने 1932 में अमरण अनशन जो था वो शुरू कर दिया था और उस टाइम वो यरबदा जेल में जो था वो होते थे। इस अनशन के साथ ही जो था उनका साथ वहाँ पर दे रहे थे एनसी रजा, इन्होंने इनका साथ वहाँ पर दिया था। और इसके बाद 1932 में क्या हुआ, पूना समझौता जो था वो हुआ था। पूना समझौता हुआ 1932 में, मुख्य रूप से गांधी जी और जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनके बीच में जो था ये समझौता जो था वो हुआ था और इसे पूना पैक्ट जो था वो कहा जाता है। जो कॉम्युनल अवार्ड में दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी, जैसे ही पूना समझौता हुआ तो इस समझौते के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या जो था वो 71 से बढ़ाकर 147 भी कर दी गई थी। और ये भी ध्यान रखिए कि केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या जो था वो 18% की वृद्धि जो था यहाँ पर की गई थी। सरकार ने भी जो था वो इस समझौते को जो था वो स्वीकार किया था। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई पूना समझौते के बारे में। यहाँ पर दिया गया है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का नाम भी आपने कहीं ना कहीं पर सुना होगा। जब 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था ना, तो क्रिप्स मिशन जब आया था तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो जिनका नाम था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जिनको आप कहते हैं, ये आप ध्यान रखिए। और जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आप जो है वो कमेंट करके बताएंगे कि जब भारत को आज़ादी मिली तो उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे। और हो सके तो प्रेजेंट टाइम में भी आप बता सकते हैं कि कौन है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए, तो कमेंट करके बताएं। 150 क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं रॉफ इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो बोलते हैं रॉफ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। तो रॉफ जो है ये जम्मू कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम में और रिपीटली पूछे गए हैं, जैसे कि पटवारी के एग्जाम हो गए, जैसे पटवारी के अलावा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया और क्लरिकल के जब एग्जाम होते थे पहले तो उस टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते थे। जब भी हम डांसेस की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का डांस तो मुख्य रूप से आता ही है रॉफ। इसके अलावा यक्षगान हो गया जो कि कर्नाटक का आता है, कथकली हो गया जो केरला का आता है, कुचिपुड़ी हो गया जो आंध्र प्रदेश का आता है, गरबा हो गया जो गुजरात का आता है, बिहू बहुत फेमस है, बिहू जो है वो असम में परफॉर्म किया जाता है, मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम जो है ये केरला में परफॉर्म किया जाता है, नौटंकी हो गया ये उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, बिहार में जट जटिन परफॉर्म किया जाता है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। हिमाचल प्रदेश के तो आपको पता ही है क्योंकि रीजनल आप हिमाचल प्रदेश से ही हो, तो हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डांसेस इनको ज़रूर ध्यान रखना, खासकर डिस्ट्रिक्ट वाइज ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो बोलते हैं गुरुमुखी लिपि के आविष्कार किसने किया था, इसके जनक किसको कहा जाता है। तो देखो गुरुमुखी लिपि है एक, ये ध्यान रखिए पहले तो, और इसके जो जन्मदाता कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है या फिर इसके आविष्कारकर्ता कहा जाता है वो कहा जाता है गुरु अंगद जी को। ऑप्शन बी सही आंसर है। गुरु अंगद कौन से नंबर के सिख गुरु थे, तो ये 2nd नंबर के सिख गुरु थे। पहले नंबर के जो सिख गुरु हुए वो हुए गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। उसके बाद गुरु अंगद आए थे, उसके बाद गुरु अमरदास आए थे, गुरु रामदास उसके बाद आए, गुरु अर्जुन देव आए, गुरु हरगोविंद आए, गुरु हर राय आए, गुरु हर किशन आए और गुरु तेग बहादुर आए, गुरु गोविंद सिंह आए। तो ये सारे सिख गुरु हैं जो क्रम वाइज मैंने आपको बताए। अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमृतसर शहर जो है उसकी स्थापना किसने की थी। तो उसकी स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा जो था वो की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सिख गुरु जो था जहांगीर के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिए गए थे। तो आपने ध्यान रखना है कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया था और औरंगजेब के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था गुरु तेग बहादुर जी को, ये आप ध्यान रखिए। और सबसे अंतिम जो गुरु आए वो आए गुरु गोविंद सिंह जी, इनका नाम बहुत ज़रूरी है।
और कई बार पूछ लिया जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनको गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है वो आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ये सारा सिख गुरुओं के बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि बार बार रिवीजन करना, ताकि आपको चीज़ें भूलें ही ना, एग्जाम में आप बिना ऑप्शन देखे टिक कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोलते हैं वुमेन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1960 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये पूना में जो था वो पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में इसको स्थापित किया गया था, तो 1916 में जो था वो इसको स्थापित किया गया था। पूना महाराष्ट्र में जो था वो इसको स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था, तो धोंदो केशव कर्वे, इनका नाम आप सुनते हैं, इनको महर्षि कर्वे के नाम से भी मुख्य रूप से जानते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए कि इन्होंने किया था। इनको जो है वो भारत रत्न भी मिल चुका है। 1958 में इनको भारत रत्न जो था वो दिया गया था। कौन से ईयर में, 1958 में धोंदो का केशव कर्वे को जो था वो एक भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्होंने पहला महिला विश्वविद्यालय जो था वो स्थापित किया था। और इस विश्वविद्यालय का आप लोगो कह लीजिए या फिर स्लोगन कह लीजिए आप, वाक्य इसका इस तरह से है कि एक प्रबुद्ध महिला अनंत शक्ति का स्रोत है। इस तरह से जो है वो ये है। तो ये सारा इसके बारे में इम्पोर्टेंट हो गया कि ये कब स्थापित हुई, किसने स्थापित की, कहाँ पर स्थापित की। 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए, तो यही इंपॉर्टेंट है। इनको ही याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु रोट अ गिफ्ट ऑफ मेनोथेस्ट। तो बोलते हैं कि ये किसने लिखी थी किताब, एक अ गिफ्ट ऑफ मेनोथेस्ट। तो गिफ्ट ऑफ मेनोथेस्ट किताब किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई आपकी राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा राममोहन रॉय ने किताब लिखी अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। अब आप ध्यान रखिए इस किताब के बारे में, राजा राममोहन रॉय जी के बारे में, इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पढ़ते हैं। तो देखो, राजा राममोहन रॉय जी मुख्य रूप से जाने जाते हैं ब्रह्म समाज के लिए। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो था वो की थी। राजा राममोहन रॉय ही जाने जाते हैं, इन्होंने जो था वो क्या किया था, इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जो था वो आंदोलन किया था। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में जो था वो सती प्रथा को निषेध कानून बना दिया था। उस टाइम कौन गवर्नर जनरल होता था, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। और राजा राममोहन रॉय के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके द्वारा जो था वो एक प्रकाशन किया गया संवाद कौमुदी का। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया, राजा राममोहन रॉय ने जो था वो किया था। राजा राममोहन रॉय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से जो था वो आत्मीय सभा का स्थापना भी जो था वो की थी, ये भी जान लीजिए। और इनको जो है वो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी जो है वो माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, अग्रदूत, कुछ भी आप कह लीजिए, ये इनको माना जाता है, कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप क्या याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में स्थापित किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्थापित जो था वो की गई, और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जब आप हिमाचल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड इन विच ईयर। तो बोलते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग के बारे में आप अक्सर पढ़ते रहते हैं अपनी किताबों में। तो देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जाती है तो इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब इसकी स्थापना की कहाँ पर गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी बांग्लादेश की जो कैपिटल है प्रेजेंट टाइम में, ढाका, वहाँ पर इसकी स्थापना जो था वो 1906 में की गई थी। कौन से ईयर में, 1906 में। अच्छा, क्या 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन भी हुआ? जी हाँ, हुआ। 1906 में कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता जो था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में की गई थी। और 1906 से पहले या 1906 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। तो 1907 में ही जो था वो सूरत अधिवेशन जो था वो हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस जो थी ये दो भागों में जो था वो विभाजित हो गई थी। एक गर्म दल बन गया था, एक नरम दल बन गया था। और 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन सूरत में हुआ था और रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो था वो की गई थी। और 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई तो उस टाइम भारत के वाइसराय कौन हुआ करते थे, लॉर्ड मिंटो जो था वो उस टाइम भारत के वाइसराय हुआ करते थे। और लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो कांग्रेस दो भागों में विभाजित भी हुई थी। लॉर्ड मिंटो से पहले कौन वाइसराय होते थे, लॉर्ड मिंटो से पहले लॉर्ड कर्जन जो था वो वाइसराय होते थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो था वो बंगाल विभाजन किया था, तो उसके लिए ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
अच्छा, लॉर्ड मिंटो के बाद कौन हुए? लॉर्ड मिंटो के बाद हार्डिंग हुए। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो था वो हुए थे, और इनके कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को जो था वो परिवर्तित की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट जान लिए, थोड़ा सा आगे का जान लिए, थोड़ा सा पीछे का जान लिया कि क्वेश्चन में 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ। अच्छा, 1905 में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। ये सेशन बनारस में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी जरूर जोड़ लीजिए अपने डाटा में। देखो, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन ना बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सारे के सारे कैसे याद रहेंगे? एक तो आप किताबों से पढ़ेंगे, दूसरा आप टाइम टू टाइम जब सुनते रहेंगे, यहाँ से रिवाइज करते रहेंगे, तब आपको याद रह जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनको याद रखना, ये छोटी सी बात है। और डेफिनेटली अभी तक जो लोग 1-2 महीनों से वीडियोस देख रहे हैं या उससे पहले से वीडियो देख रहे हैं, उनको अब ये याद होना शुरू भी हो गए होंगे। क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए हम टेलीग्राम पर क्विज डालते रहते हैं। टेलीग्राम पर अगर अभी भी आप हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @tallexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्विज़ जो पहले के हैं वो भी प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। अभी जो नए आएंगे, डेली 8 बजे आपको 5-6 क्वेश्चन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और PDF नोटिफिकेशन जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि आप अप टू डेट रहें अपने इम्पॉर्टेंट एग्जाम से। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।